Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन. सो द सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो था सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और बीएसए की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज सेक्शन 39 ऑफ बीएसए. ओके, सो सेक्शन 39 ऑफ बीएससी की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता है. अब अगर हम बेयर एक्ट की रीडिंग करेंगे तो एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और अ साइंस और आर्ट or any other field, or as to identify of a handwriting or a finger impression, the opinion upon that of a person specially skilled in such a foreign law, science or art or any other field, or in a question as to identify identity of an handwriting or a finger expression is called an expert. अब देखिए क्या होता है, कोर्ट में जो कोर्ट में जो जजेस बैठे थे, जरूरी नहीं कि उन्हें हर चीज का लॉ के अलावा लेट्स से देयर इज समथिंग दैट इज उसमें जो है साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होती है, तो जरूरी नहीं है कि जो जज है वो उसमें इक्विप्ड हो. तो फॉर दैट रीजन दे नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन, राइट. तो एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे कि मेडिकल में होता है, लेट्स से इंजरी कॉज की है, तो ये एक मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकता है कि कितने एक्सटेंट तक इंजरी हुई है और उस इंजरी का उस इंजरी से हम क्या बता सकते हैं. कुछ फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका ओपिनियन जो है कंसिडरेशन में लिया जाता है. ठीक है, अब इलस्ट्रेशन तो ठीक है हमारे बेयर एक्ट में है. ओके, हम बात करेंगे व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन, जब कोर्ट को ओपिनियन बनाना होता है किसके ऊपर, कोई फॉरेन लॉ हो, ठीक है, या साइंस से रिलेटेड कोई चीज हो, लेट्स से कोई आर्ट हो, और एज टू आइडेंटिफाई द हैंडराइटिंग और द जो फिंगर इंप्रेशन है, क्योंकि अब ये काम तो जो है वो जज नहीं करेंगे कि हैंडराइटिंग मैच करेंगे, उसके लिए एक एक्सपर्ट होगा, ठीक है, वो अपनी ओपिनियन देगा. सो दैन द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन दैट फील्ड, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उस पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सपर्ट होगा और रेलेवेंट फैक्ट एंड स्पेशली जो स्किल्ड पर्सन होगा उसे ही हम एक्सपर्ट बुलाएंगे. तो जो ओपिनियन होता है ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है, इज रेलेवेंट व्हेन इन द प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन और एनी मैटर रिलेटिंग टू दैट. ठीक है, अब देखिए मेडिकल एविडेंस एज अ कोराबरेटिव नॉट अ कंक्लूसिव, इसका मतलब क्या होता है. एक केस था योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह केस. इस केस में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट इट वाज हेल्ड दैट एविडेंटरी वैल्यू ऑफ अ मेडिकल एविडेंस इज ओनली अ कोराबरेटिव नॉट अ कंक्लूसिव. मतलब जो मेडिकल एविडेंसेस आपको मिलते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ऑलरेडी फैक्ट जो एग्जिस्ट करते हैं तो उसका आप कोराबोरेशन कर सकते हो. एक कंक्लूसिव नहीं होता, उन्होंने बोल दिया ये है तो वही होगा, दैट कंक्लूजन फॉर्म नहीं होता है, एक कोराबोरेशन फॉर्म होता है. इन अ केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओरल एविडेंस एंड द मेडिकल एविडेंस, hence the former is to be referred unless a medical evidence is completely ruled out. अगर लेट्स से एक ओरल एविडेंस है और एक मेडिकल एविडेंस है तो हमेशा ओरल एविडेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, until and unless अगर ऐसा लग रहा है कि जो ओरल एविडेंस है वो टेम्पर्ड है, कलर्ड है. ठीक है, तो no material discrepancy in the medical and the ocular evidence which is to be tilt balance in the favor of accused person. ठीक है, then कोर्ट हैज टू फॉर्म इट्स ओन ओपिनियन. ओके, तो उनके जब एक्सपर्ट ओपिनियन की बात सुनने के बाद जो है कोर्ट फिर अपना ओपिनियन बनाता है. तो आई होप आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब क्या होता है. तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास केस है, दैट इज अ राम नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है हमारे केस में. ये डील करता है एक्सपर्ट ओपिनियन से, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग, टू लेटर एंड किडनैपिंग. ओके, इस केस के फैक्ट ये है कि इसमें एक जो है वो जो बच्चा होता है उसकी किडनैपिंग होती है और जो रैंसम अमाउंट मांगते हैं वो वाया लेटर के थ्रू मांगते हैं. तो इस लेटर में ना पता चलता है कि जो राम नारायण है यहाँ पे उनकी उनका हैंडराइटिंग है. तो चाइल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द हाउस. तो यहाँ पे जो बच्चा किडनैप हुआ होता है वो रिकवर होता है फ्रॉम द गंगाबख्श सिंह के घर से एंड द चंद्रभूषण सिंह के यहाँ से. ठीक है, एंड जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिवील होता है कि राम नारायण वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर किडनैपिंग एंड रॉन्गफुल कन्फाइनिंग ऑफ दैट चाइल्ड. और ये जो दो एनोनिमस जो लेटर भेजे थे ना, जो रैंसम का अमाउंट जो उन्होंने मांगा था, तो उसमें जो है वो ये कहते हैं कि इसमें राम नारायण की हैंडराइटिंग है करके और उसी ने लिखा है. तो अब क्या होता है इसमें, ऑल दिस 3 पर्सन जो है इन सबको जो है प्रोसिक्यूट किया जाता है अंडर 263, 488, 584 ऑफ आईपीसी. अब सेशन कोर्ट क्या करता है, वो एक्विटल दे देता है गंगाबख्श सिंह को और चंद्रभूषण को. ठीक है, इन सबको, इन तीनों को जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो कन्विक्ट करता है.
अब इनका जो कन्विक्शन है ना वो सोलली किसके बेसिस पे होता है, इस कंक्लूजन पे कि दैट ये जो 2 एनोनिमस लेटर लिखे हैं ना वो इन लोगों ने लिखे है करके। हाई कोर्ट ऑल्सो अपेल्ड, अब जो ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन दिया वो हाई कोर्ट जो है वो अपेल्ड करता है। अब ये जो अपेलेंट है हैविंग कैटेगोरिकली डिनाइड द, अब ये जो अपेलेंट है वो राम नारायण क्या कहता है कि भाई मैंने ये ऑथरशिप नहीं लेता, ये ओनरशिप नहीं लेता उस लेटर की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक श्री R.A. जॉर्जरी करके एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, वॉज प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन केस। अब क्वेश्चन ये रेज होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो लीगैलिटी है एंड प्रॉपरिटी है अपेलेंट के कन्विक्शन की, ये जो अनकोरोबरेटेड टेस्टिमनी है, ठीक है, ये जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट देंगे उसके ऊपर, तो इस केस में इशू ये है कि क्या जो पर्सन है कैन बी कन्विक्टेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपर्ट ओपिनियन, तो क्या एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेसिस पे सोलली उसे हम कन्विक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दिस इज द इशू ऑफ द केस। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉ पॉइंट क्या पे है, क्या है यहाँ पे, तो लॉ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो जो सेक्शन 45-47 जो है, तो वो कहते हैं इज एन ओपिनियन इन द फॉर्मर साइंटिफिक कंपैरिजन, वो क्या करेंगे, एक साइंटिफिकली कंपैरिजन करेंगे लेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिलियरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एंड द एक्सपर्ट ओपिनियन इज गिवन, जहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाता है, कोर्ट मस्ट सी फॉर इटसेल्फ एंड विद द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट कम टू इट्स ओन कंक्लूजन। मतलब लेट्स से एक बार एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया, उसके बाद जो है कोर्ट को क्या करना होता है, कोर्ट को अपना खुद का जो है एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है, ठीक है। कोर्ट अपना खुद का एक ओपिनियन फॉर्म करेगा एंड कोर्ट मस्ट प्ले एन रोल ऑफ एन एक्सपर्ट बट सेज दैट द कोर्ट में एक्सेप्ट द फैक्ट प्रूव्ड ओनली व्हेन इट इज सेटिस्फाइड सेल्फ। मतलब जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता ना कि ये सही है, तब तक चाहे आप एक्सपर्ट ओपिनियन बुला लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो हेल्ड दैट कि जो सोल एविडेंस है ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट इज नॉट नॉर्मली सफिशिएंट। यूजुअली क्या होता है ना कि जो सिर्फ जो सोल एक एविडेंस है हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट का, वो जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है फॉर रिकॉर्डिंग द जो आपको एक फाइंडिंग्स मिली है। Okay, so the opinion of handwriting expert given in the evidence is no less fallible than any other expert opinion. अब फाइनली इन्होंने कोर्ट ने बोला कि solely on the ground of expert opinion conviction of an accused was upheld. तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो कोर्ट ने अपना ओपिनियन बनाया, उसके बाद फाइनली इस कंक्लूजन पे निकले कि ये जो है इस ग्राउंड पे एक्सपर्ट ओपिनियन के ग्राउंड पर से कन्विक्ट किया जाएगा, और क्योंकि कोर्ट ने खुद ने जो है यहाँ इंश्योर करी है ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट हैंड राइटिंग। ओके, एंड आई होप आपको ये केस का जजमेंट और लॉ पॉइंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।